हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द वैम्पायर एपिसोड 15। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन सब कॉलेज आते हैं और आयशा भी अपने ग्रुप के साथ बैठकर बातें कर रही थी। वे सब जानरीना को लाइब्रेरी में बंद करके जाने वाली बात पर हंस रहे थे, आपस में एक दूसरे के साथ हाई फाई कर रहे थे। तभी वहाँ पे जानरीना आ जाती है और उन सबको घूर कर देखती है। शिव भी जानरीना को देखता था, उसे लगता है वह उनकी तरफ ही आ रही है। पर जानरीना आयशा की तरफ जाते हुए आयशा के सामने जाकर सीधे उसके गाल पर एक जोरदार चांटा मार देती है। चांटे की आवाज़ से सब चौंक कर उसी की तरफ देखते हैं, ख्वाहिश और उसका ग्रुप भी। आयशा अपने गाल पर हाथ रखते हुए गुस्से में जानरीना को देखती है और कहती है, हाउ डेयर यू। और वह भी जानरीना पर हाथ उठाती है, लेकिन जानरीना उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है और वह दर्द से चिल्लाने लगती है। आयशा के दोस्त भी गुस्से में जानरीना पर हाथ उठाते हैं, लेकिन शिव बीच में आकर उन्हें रोकते हुए कहता है, उसे अकेला मत समझना। जानरीना यह देखकर हल्का सा मुस्कुराती है, क्योंकि पहली बार था या जब कोई उसके लिए खड़ा हो रहा था, उसके प्रोटेक्शन के लिए। हालांकि उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जानरीना को ये बहुत अच्छा लगता है। जानरीना आयशा की आंखों में घूरते हुए कहती है, मैंने कहा था ना तुमसे, दोबारा मुझसे पंगा मत लेना, छोड़ूंगी नहीं। मुझे सच में लोगों की चीखें अच्छी लगती हैं, मैं मजाक नहीं कर रही। उस दिन मुझे लाइब्रेरी में बंद करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। शिव के साथ ख्वाहिश और उसके बाकी दोस्त भी वहाँ जाते हैं। आयशा थोड़ा सा डर जाती है जानरीना के इस गुस्से से, पर वह अपने डर को कंट्रोल करते हुए कहती है, इसको अंजाम तुम्हें भुगतना होगा, तुम्हें जानरीना, क्योंकि अब तुम थप्पड़ का जवाब प्रिंसिपल रूम में ही देना, सबके सामने। जानरीना हंसती और कहती है, तुम्हें लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो, मेरे पास तुम्हारे किए गए सारे प्लान्स की वीडियो क्लिप्स हैं। जब तुम वहाँ जाओगी तब तुम्हारे साथ वो भी अंदर जाएगी। अब तुम जो चाहे कर सकती हो, बस तुम्हारा मेरे बारे में कोई ख्याल भी आए तो उस ख्याल से भी तुम खौफ खाना। अपने स्टूपिड प्लान्स अपने पास ही रखना। आइंदा तुम्हें अपने गाल पर हाथ रखकर उसे सहलाने का मौका भी नहीं दूंगी। जानरीना वहाँ से चली जाती है लाइब्रेरी की तरफ। शिव भी उसके पीछे आ जाता है। आयशा के सामने जाकर ईशा बहुत जोर से हंसती है और उसका मजाक उड़ाती है। ईशा तेज आवाज में ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहती है, आज तो कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। मजा आ गया। आयशा गुस्से में उसे घूरती और वहां से चली जाती है। आयशा अब ईशा के साथ लड़ने के मूड में नहीं थी। ख्वाहिश ईशा का हाथ पकड़कर ले जाने लगती है और उससे कहती है, तू पागल है ईशा, क्या ज़रूरत है इसका मजाक उड़ाने की। ईशा कहती है, आज तो मेरा दिन बन गया, मेरी एक दुश्मन ने दूसरी दुश्मन को क्या धोया, मज़ा ही आ गया। ये कहकर वो फिर से हंसने लगती। ख्वाहिश कहती है, पता नहीं तुम कब सुधरोगी, बचपन से तुम्हारा ये पागलपन झेल रही हूँ। ईशा कहती है, पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा तुझे, समझी। वहीं अंश और भावना उसके पास आते हुए कहते हैं, तेरी बकवास खत्म हो गई हो तो क्लास के लिए चले। ईशा कहती है, अगर तुम दोनों इधर हो तो शिव कहाँ है। अंशु कहता है, वो तो जानरीना के पीछे गया है। ईशा कहती है, आजकल इसे वो जानरीना बड़ी अच्छी लगने लगी है, सारा दिन उसी के आगे पीछे घूमता रहता है। ख्वाहिश कहती है, ऐसा कुछ नहीं है ईशा, शायद मुझे पता है वो क्यों गया होगा। भावना पूछती है, क्यों। ख्वाहिश कहती है, आयशा ने जानरीना के साथ कुछ किया होगा और शिव बस उससे वही जानने गया होगा। जानरीना यहाँ अकेली है, हमें भी इसके साथ होना चाहिए। ईशा कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है अभी जाने की, क्लास के बाद चली जाना, उस शिव को तो मैं बताऊंगी। वो सब वहाँ से क्लासरूम में चले जाते हैं। शिव लाइब्रेरी में जानरीना के पीछे पहुँचता है और उसे पीछे से आवाज़ देते हुए, जेनी। जानरीना रोककर पीछे देखती है, फिर लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वह बुक्स निकालने लगती है। शिव उसके पास जाकर धीरे से कहता है, क्या हुआ, मुझसे नाराज हो। जानरीना
जो उस वक्त भी बहुत गुस्से में थी, पर शिव पर गुस्सा नहीं कर पाती क्योंकि वो 2 बार उसकी मदद कर चुका था और उसके सपोर्ट में आकर खड़े होने वाला वे अकेला ही था। जनरीना कहती है, नहीं नहीं, मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं हो सकती, तुम मेरे इकलौते दोस्त हो यहाँ पर। शिव कहता है, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे सारे दोस्त, बस ईशा को छोड़कर, वो थोड़ी पागल है ना बचपन से ही। जनरीना हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, तुम वाकई एक प्यारे दोस्त हो। शिव अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, हे क्लास का टाइम हो गया, चलें क्या? जनरीना कहती है, ठीक है चलो। दोनों एक साथ ही क्लासरूम में एंटर करते हैं। ईशा को बहुत गुस्सा आता है ये देखकर। क्लास के बाद वो शिव से कहती है, लगता है आजकल तुम्हारा इंटरेस्ट बदल रहा है शिव, कल तक ख्वाहिश थी और आज जनरीना। आई एम राइट? शिव कहता है, तुम्हें मुझे ये बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन नहीं, समझी तुम? ख्वाहिश की जगह ना कोई ले सकता है और ना ही कभी ले पाएगा। जनरीना मेरी दोस्त है बस। तुम्हें जब कुछ पता ना हुआ करे तो कुछ भी मत बोला करो। शिव ईशा को इस सब बातों को सुनाकर वहाँ से चला जाता है। जनरीना उसकी सारी बातें सुन लेती है और अपने मन में कहती है, मुझे तुम्हारे लिए दुख होगा शिव, क्योंकि ख्वाहिश वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती और यही सच है, मैं और तुम एक जैसे हैं। जनरीना जब ये सब सोच रही थी तभी ख्वाहिश आकर उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो ना जनरीना? क्या किया था आयशा ने तुम्हारे साथ? जनरीना उसे बताती है, उसने मुझे लाइब्रेरी में लॉक कर दिया था जब सब जा चुके थे। अगर शिव नहीं आता तो शायद मैं कॉलेज खुलने तक वहीं बंद रह जाती। ख्वाहिश कहती है, ये बहुत गलत किया उसने, हमें उसकी शिकायत करनी पड़ेगी। जनरीना कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता इस थप्पड़ के बाद वो कुछ भी करने के बारे में सोचेगी। अगर सोचा भी तो अंजाम वो जानती है। ख्वाहिश पूछती है, अब ठीक तो हो ना तुम? जनरीना कहती है, ख्वाहिश कहती है, कैंटीन चलें, शायद बाकी सब भी वहीं होंगे। जनरीना कहती है, ख्वाहिश की तरफ देखते हुए और सोचती है, मैंने भी यही किया था एक बार तुम्हारे साथ। ख्वाहिश, जब तुम्हें सब याद आएगा तब भी क्या तुम मेरे साथ ऐसे ही अच्छे से पेश आ पाओगी? मैं आज भी तुमसे उतनी ही नफरत करती हूँ। ये सोचते सोचते दोनों कैंटीन आ जाती हैं। ईशा जनरीना को देखकर मुंह बना लेती है और अपना बर्गर उठाकर उसकी बाइट लेते हुए गुस्से में मुंह बनाकर चबाने लगती है। अंश और भावना उसकी इस हरकत पर हंसने लगते हैं। इसके बाद सब बाकी की क्लासेस लेते हैं और घर चले जाते हैं। जनरीना जब घर पहुंचती है तब उसे वहां टेबल पर रखा हुआ एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है जिस पर खून से कुछ लिखा हुआ था। जनरीना उसे उठाती है और पढ़ती है, हमें वो लड़की जल्द से जल्द चाहिए वरना अनजान तो तुम जानती हो जनरीना। जनरीना, उफ। जेनी उस कागज़ को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए उसे गुस्से में बुरी तरीके से मसल देती है और कहती है, कोलरिक, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई जेनी को धमकी देने की? तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ताकतवर हो जो जेनी तक पहुंच सकते हो? तो ये जेनी तुम लोगों को मारने का तरीका भी ढूंढ सकती है। तुम्हें ये लगता था कि कोई भी तुम तक नहीं पहुंच सकता? तुम्हें इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि जेनी बस एक ही चीज़ जानती है और वो है डराना। डरना नहीं, कभी मैंने सीखा ही नहीं और ना ही कभी किसी से डर सकती हूँ। जेनी हूँ मैं, जेनी। तुम्हें गलत फहमी हो गई है अब। कोलरिक, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शूंगी। इसने साल गायब होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कमज़ोर हो गई हूँ। मैं अपनी ताकतें बढ़ा रही थी अब तक और अब मेरे लौटने के पीछे भी मेरा अपना ही मकसद है जिसके पूरे होने में वक्त है। जेनी किस मकसद की बात कर रही थी? वह अब किस मकसद के लिए लौटी है? और ये कोलरिक कौन है? हो, क्या होने वाला है स्टोरी में आगे? चलिए आगे जानते हैं।
ख्वाहिश पहले से ही मूड खराब था और रोज़ाना वो इन सब की वजह से जो होता था घर में उससे भी परेशान थी। और एक तो उसकी भाभी अमृता के साथ बहस कर कर के, और कॉलेज भी आजकल कुछ खास नहीं हो रहा था। इन सब से वो थोड़ी डिस्टर्ब थी। ख्वाहिश कॉलेज में बिना किसी को कुछ कहे घर की तरफ निकल जाती है। उसका घर जाने का भी दिल नहीं कर रहा था। वह धीरे धीरे पैदल चलते हुए ही जा रही थी। उसने देखा एक छोटा सा पपी बीचों बीच सड़क पर धीरे धीरे चलते हुए आ रहा था। उसे देखकर ख्वाहिश खुश हो जाती है और उसे उठाने के लिए उसके पास जाती है। ख्वाहिश सड़क के बीच में ही घुटनों के बल बैठकर उस पपी को उठाने के लिए झुकती है। उसका सारा ध्यान उस पपी की तरफ था। वह सामने से आते हुए ट्रक को नहीं देखती और वह हॉर्न पर भी ध्यान से नहीं देती, पर उस पपी की कूं कूं पर भी उसका ध्यान था, जो चोट लगने की वजह से करहा रहा था और लंगड़ा भी रहा था। ख्वाहिश का सारा ध्यान उसकी चोट देखने में ही था। वह यह भी भूल जाती है कि वह इस समय सड़क के बीचों बीच बैठी थी। वो ट्रक ख्वाहिश के बिल्कुल पास आ जाता है। ख्वाहिश सर ऊपर करके देखती है तो लाइट से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। ट्रक को अपने सामने इतने पास देखकर हड़बड़ा जाती है और उठ भी नहीं पाती। डर से अपनी आंखों को अपने दोनों हाथों से ढक लेती है, लेकिन वो ट्रक उसके पास आते आते रुक जाता है, जैसे उसे किसी ने आगे बढ़ने से रोक दिया हो। ट्रक के पीछे आरव दोनों हाथों से उसे पकड़े हुए था। वो ड्राइवर भी शॉक में था। उसका अनकंट्रोल ट्रक अचानक से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ख्वाहिश अपनी आंखों से अपने हाथों को हटाती है। ट्रक रुका हुआ था देखकर उस पपी को उठाकर जल्दी से साइड में भागती है। थोड़ी देर तक शॉक में रहती है। आरव उस ट्रक को छोड़ देता है और अंदर जंगल की तरफ स्पीड से निकल जाता है। किसी की नज़र में आए बिना वह ट्रक ड्राइवर वहां से निकल जाता है और पीछे देखता है, पर वहां कोई नहीं होता। वह वापस ट्रक में जाकर बैठ जाता है और ट्रक स्टार्ट करके चला जाता है। ख्वाहिश उस पपी की कूकू की आवाज़ से सदमे से बाहर आती है। वो वहीं साइड में एक पेड़ के पास जाकर बैठी हुई थी कि कॉलेज के बाद शिव उसी के रास्ते पे ही घर जा रहा था। ख्वाहिश थोड़ा पहले ही निकल गई थी। शिव उसे ऐसे देखकर अपनी बाइक साइड लगा देता है और उसके पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर, और कहता है, ख्वाहिश तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ख्वाहिश शिव को देखकर उसके गले लग जाती है। पीछे खड़ा आरव अपनी दोनों मुट्ठियां बीच लेता है। शिव उससे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें ख्वाहिश? इतनी डरी हुई क्यों हो? ख्वाहिश उससे अलग होते हुए कहती है, वो मैं यहाँ वो ट्रक। शिव कहता है, तुम ठीक नहीं हो? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ख्वाहिश कहती है, नहीं शिव, पहले इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। शिव कहता है, ठीक है। वो उस पपी को डॉक्टर के पास लेकर चला जाता है। उसकी मरहम पट्टी के बाद ख्वाहिश को घर छोड़ देता है। ख्वाहिश घर में एक छोटा सा पपी लेकर आ जाती है, जिसे देखकर अमृता कहती है, इसे कहाँ से उठा लाई तुम? कितना अनहाइजीनिक है ये, इसे घर में क्यों लाई हो? ख्वाहिश गुस्से में कहती है, तुमसे तो कम ही अनहाइजीनिक है। अमृता गुस्से में घूरती है। तभी नैना वहां आकर उसे ले जाती है। ख्वाहिश उस पपी को अपने कमरे में ले जाती है और एक सुरक्षित जगह पर उसे सुला देती है और उसके खाने का इंतजाम करने नीचे चली जाती है। वह उसके लिए एक बाउल में दूध लेकर आती है। उसे दूध पिलाने के बाद जब वह सोता नहीं तो उसके पास ही बैठी रहती। उसके सोने के बाद ख्वाहिश भी सोने चली जाती है। उस पपी के चक्कर में वह डायरी के बारे में तो भूल ही जाती है। ख्वाहिश के सो जाने के बाद आरव उसके कमरे में अंदर आ जाता है और उस पपी के पास आकर उसे उठाता है। जहाँ उसे चोट लगी हुई थी वहाँ अपने गले में पहने हुए लॉकेट को उसकी चोट पर लगाते हुए उसकी चोट को ठीक कर देता है। इसके बाद वह ख्वाहिश के पास बैठते हुए उसे थोड़ी देर तक यूं ही घूरता रहता, फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब ख्वाहिश सोकर उठती है तो देखती है कि अब पपी बड़े आराम में था। वह चेक करती है पर अब उसे कोई घाव नज़र ही नहीं आता। थोड़ा सोच में पड़ती है कि एक रात में ही सारे घाव भर गए, इतनी जल्दी? ये सोचते हुए ही वह तैयार हो जाती है। नीचे जाती है तो अमृता कहती है, देखो ख्वाहिश, वो पपी यहाँ नहीं रहेगा, तुम उसे बाहर छोड़ कर आओ। ख्वाहिश उसे जवाब देते हुए कहती है, वो कहीं नहीं जाएगा, तुम्हें कहीं और जाना है तो तुम चली जाओ। अमृता ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, मम्मी आप अब इससे कुछ नहीं कहेंगी ना? ये कितनी बदतमीज़ी कर रही है।
ख्वाहिश की मॉम उसे अमृता से माफ़ी मांगने के लिए कहती हैं, लेकिन ख्वाहिश मना कर देती है और कॉलेज जाने के लिए घर से निकल जाती है। कॉलेज पहुंचकर वो कैंटीन में जाकर बैठ जाती है। शिव भी वहां आ जाता है। वह ख्वाहिश से पूछता है, अब ठीक तो हो ना तुम? कल क्या हुआ था तुम्हें? ख्वाहिश गुस्से में कहती है, अच्छा होता कल मैं नहीं बचती उस ट्रक से। शिव कहता है, बेकार की बातें मत करो ख्वाहिश, कहीं का गुस्सा कहीं मत निकालो। आज फिर से लड़ाई हो गई क्या तुम्हारी और अमृता भाभी की? ख्वाहिश कहती है, उस बेचारे छोटे से पपी ने अब उनका क्या बिगाड़ा है? उसे मेरी हर चीज़ से दिक्कत है। शिव बोलता है, और क्या कहता है? हाँ, तो गलत बात तो है उनकी। उस छोटे से क्यूट से पपी को मैं रख लेता हूँ अपने पास, हमारी अच्छी पट जाएगी, कहीं तुम उसे बोर ना कर दो। ख्वाहिश गुस्से में कहती, इसका मतलब मैं तुम्हें बोर करती हूँ? जाओ तुम यहाँ से। शिव मुस्कुराता है और कहता है, अरे बाबा, मेरा मतलब था तुम उसे अपनी तरह पढ़ाकू ना बना दो और फिर बाद में वो हमारे पीछे किताबें लेकर घूमे और कहे बो 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 मतलब पढ़ लो नहीं तो मैं तुम्हें काट लूँगा। ख्वाहिश खूब हंसती है। तभी ख्वाहिश कहती है, इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे जो भी कहती हूँ वो तुम्हें काट खाने के लिए होता है। शिव अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे मेरी माँ, ये जो भी कहा मैंने तुम्हें हंसाने के लिए था, उस ईशा की तरह पागलपंती करने की नहीं। तुम आती नहीं लेकिन कोशिश कर रही हो। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बाबा तुम्हें हंसाने की। स्टूपिड जोक्स मारकर ईशा पीछे से आते हुए कहती है, तू क्या बुराई कर रहा है मेरी? जब देखो मेरी बुराई करता रहता है। शिव कहता है, नाम लिया चुड़ैल हाजिर। ईशा ख्वाहिश के पास जाकर उसे हक करती है और उसका लटका हुआ चेहरा देखकर पूछती है, क्या हुआ मुझे? हाँ मेरी जान, कहीं ये शिव ने तुझे प्रपोज तो नहीं कर दिया? शिव और ख्वाहिश दोनों एक साथ घूरते हुए। ख्वाहिश कहती है, क्या बोल रही हो तुम ईशा? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मैं जा रही हूँ यहाँ से। अंश और भावना भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, इसका दिमाग तो पैदाइशी ही खराब था। डॉक्टर्स ने बोला भी था कि इसे पागल खाने में भिजवा दो, लेकिन इसके मम्मी पापा ने इसके लिए प्यार और हम भुगत रहे हैं। इतना कहते ही अंश जोर का मुक्का पड़ता है और उसकी पीठ पर ईशा से। भावना और शिव दोनों हंसने लगते हैं। ख्वाहिश भी मुस्कुरा देती है इस बार। शिव कहता है, तू सच में चुड़ैल है ईशा, इतनी जोर से जो मारा। ईशा अंश से कहती है, और मेरे मम्मी पापा ने मुझे आज तक बड़ा ही नहीं होने दिया। तू छोटा सा बेबी ही रह गया जो बेचारा किसी से भी पिट जाता है। अंश कहता है, हाँ हाँ, नहीं होने दिया बड़ा उन्होंने मुझे, इसलिए पीटा जाता हूँ क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी दोस्ती यानी मेरे इतने प्यारे दोस्त हैं जैसे चुड़ैल जैसे, वो मुझे ज़रूर बचा लेंगे। ईशा कहती है, इससे पहले शिव कुछ कहता, बस करो यार तुम दोनों, सुबह ही शुरू हो गए। दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह बनाते हुए आमने सामने की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। ईशा कहती है, बता ना ख्वाहिश, क्या हुआ तुझे? तेरा मूड क्यों ऑफ है? ख्वाहिश कहती है, और फिर से उस अमृता ने की वजह से मम्मा ने डांटा मुझे सुबह ही। ईशा कहती है, ये अमृता तेरे पीछे ऐसे पड़ी रहती है जैसे पिछले जन्म की कोई चुड़ैल हो और बदला लेना चाहती हो। ईशा बस इतना ही कह पाती है कि तभी वहाँ से जेनी भी आ जाती है और वह सुन लेती है। अंश हंसने लगता है और कहता है, क्या मस्त टाइम पे एंट्री मारी है तुमने जेनी। भावना भी हंसने लगती है। ईशा जेनी को देखते हुए, बोल किसी और के लिए रही थी लेकिन फिट कहीं और ही हो गया। भावना कहती है, इस पर यह लाइन फिट होती है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। शिव कहता है, बस करो यार तुम तीनों, जेनी बैठो तुम यहाँ पर। जेनी कहती है, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। ईशा धीरे से कहती है, कहीं भी सही वक्त पर आती हो तुम। शिव ईशा को घूरता है। जेनी वहाँ उसके साथ बैठते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग ख्वाहिश, क्या तुम ठीक हो? ईशा कहती है, तुम्हें ठीक लग रही है वो, उसे परेशान मत करो समझी। जेनी कहती है, मैं ख्वाहिश से पूछा, तुमसे नहीं। ख्वाहिश कहती है, लड़ लो तुम लोग, जितना मन करे आज लड़ लो, मैं नहीं रोकने वाली किसी को भी। जब से आए हो लड़ने में ही लगे हो। भूख लगी है,
मुझे नाश्ता भी नहीं किया आज मैंने, लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो लड़ो, मैं चली यहाँ से। सब एक साथ कहते हैं अरे अरे सॉरी ख्वाहिश सॉरी। ईशा कहती है महारानी जी के लिए पकवान पेश किए जाएं। शिव कहता है चाहे जो हो ये नहीं सुधरेगी। तो शिव कहता है अच्छा क्या खाओगी तुम ख्वाहिश। ख्वाहिश कहती है पास्ता, वो भी स्पाइसी वाला। ईशा कहती है मुझे पता ही था कि तू यही मंगवाएगी, अब अपना सारा गुस्सा इसी पर जो निकालना है तुझे। ख्वाहिश कहती है जब तुझे पता ही था तो अब तक मंगवाया क्यों नहीं तूने। ईशा कहती है मुझे पता था कि मैं तुझे इतना परेशान करूँगी कि तू खुद ही मंगवा लेगी। अंश कहता है तेरी जैसी दोस्त हो तो किसी दुश्मन को भी ज़रूरत नहीं मिलेगी, यहाँ से भूखी ही बैठी थी और तुझे परेशान करने की लगी थी। ईशा कहती है अब की बार तूने मुंह खोला है ना तो तेरे मुंह में हरी मिर्च खिलाऊंगी, तब तू तोते की तरह बसता रहेगा। जेनी उनकी लड़ाई और बकवास सुनकर मुस्कुराने लगती है। ईशा उसकी तरफ देखती है और कहती है इतना मुस्कुराया जा रहा है, यहाँ क्या कॉमेडी शो चल रहा है। जेनी कहती है लगा तो मुझे ऐसे ही था जैसे मैं कोई सर्कस देख रही हूँ। ईशा कुछ कहती इससे पहले ही लो मैडम जी आपका पास्ता और आपका बर्गर। जेनी कहती है मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। ख्वाहिश कहती है ठीक है, जब तक मैं खा नहीं लेती तुमसे कोई नहीं लड़ेगा, और जो भी लड़ा मैं ये स्पाइसी पास्ता उसे भी खिलाऊंगी, वो भी स्पाइसी सॉस डालकर। ईशा की तरफ देखती है। ईशा अपने मुंह पर उंगली रख लेती है। सब चुप होकर खाने लगते हैं। जेनी मन में कहती है इस चिड़ियाघर को शांत करना सही में मुश्किल है, और ये ईशा मन करता है इसे एक बार अपना असली रूप दिखा दूं, दोबारा कभी मेरे आगे मुंह खोलेगी ही नहीं। ख्वाहिश तुम्हारी वजह से इस सर्कस को झेलना पड़ रहा है मुझे। सब अपना अपना खाना फिनिश करके क्लास में चले जाते हैं। इतनी बकवास सुनने के बाद ख्वाहिश का मूड अब ठीक ही हो जाता है। वो सब क्लास लेने चली जाती है। क्लास के बाद ईशा कहती है ख्वाहिश आज तेरी वजह से पहली बार खाते हुए इतनी चुप थी, तू कितनी जालिम दोस्त है मेरी। ख्वाहिश कहती है जैसे मैं तुझे झेल रही हूँ तू भी झेलना मुझे अब। तभी भावना कहती है इस ईशा की बकबक पर सिर्फ तुम ही काबू पा सकती हो ख्वाहिश, इसका बस चल दे तो बोल बोल कर ही हमारे कान के पर्दे फाड़ दे। ईशा कहती है तू भी बोल ले अब भावना, तुझे यहाँ कोई भी प्यार नहीं करता। अंश कहता है उससे कंधे पर हाथ रख के ही मैं करता हूँ ना तुझे प्यार मेरी जान। ईशा उसकी तरफ देखती है और उसे घूरती है। इतनी बकवास लाइन मारने के लिए मैं ही मिली थी तुझे, तेरे प्यार से अच्छा तो मैं जहर खा लूँ। जेनी मन में कहती है यार ये फिर से शुरू हो गई, ओह गॉड। जेनी कहती है गाइस मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं चलती हूँ। ईशा कहती है थोड़ा पहले नहीं जा सकती थी क्या, ये ज़रूरी काम। सब ना चाहते हुए भी मुस्कुरा देते हैं क्योंकि ईशा को बोलने से रोकना नामुमकिन ही था। जेनी ईशा की तरफ देखते हुए कहती है बाय गाइस। जेनी वहाँ से चली जाती है। ख्वाहिश कहती है यार मैं भी जा रही हूँ, पता नहीं कैसा होगा वो। वहीं अंश, भावना और ईशा तीनों एक साथ कहते हैं वो मतलब कौन। ख्वाहिश कहती है एक छोटू सा प्यारा सा पपी कल मिला था रास्ते में, जख्मी था, उसे घर ले आई। सुबह उसी की वजह से अमृता से लड़ाई हो गई। ईशा कहती है उस अमृता की तो मैं किसी दिन उसे बाल पकड़कर मारूंगी, हमेशा तुझे रुलाने का मौका ढूंढती है। शिव कहता है ईशा भाभी हैं वो, ऐसे मत बोलो। ईशा कहती है और ख्वाहिश मेरी बहन, उससे पहले कोई नहीं, समझा। भावना कहती है हमें भी मिलना है उससे। ख्वाहिश कहती है कल मिलवाती हूँ तुम सबको उससे, अभी मुझे देखना है वो कैसा है। अब सब एक दूसरे को बाय बोलते हैं और अपने अपने घर चल जाते हैं। ख्वाहिश घर पहुँचती है। वह जब घर पहुँचकर उस पपी को ढूंढती है लेकिन उसे वो पपी कहीं नहीं मिलता। ख्वाहिश पूरा घर देख लेती है लेकिन वो कहीं पे भी नहीं होता। ख्वाहिश सबसे पूछती है कि पपी कहाँ है, किसी को कुछ पता ही नहीं होता। मॉम और उसकी बहन कहती है हम जब डॉक्टर के पास गए थे तब वो यहीं था, आंगन में खेल रहा था। उसके पापा और भाई कहते हैं हम भी बस अभी भी आए हैं, हमने भी नहीं देखा उसे। अमृता की तरफ देखती है ख्वाहिश। अमृता कहती है मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैंने उसकी निगरानी का ठेका नहीं लिया था, उसकी चौकीदारी नहीं हूँ मैं, निकल गया होगा कहीं।
ख्वाहिश को अमृता पर बहुत गुस्सा आता है, पर वह उससे कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये सोचकर कि कहाँ गया होगा वो, कहीं उसे फिर से चोट न लग जाए। ख्वाहिश घर के बाहर चली जाती है उसे ढूंढने के लिए। पैदल चलते हुए ख्वाहिश उसे हर रास्ते देखने लगती है। काफ़ी दूर आ जाने पर वह उसे कहीं नहीं मिलता, अंधेरा हो जाता है। फिर भी वह सड़क पर पैदल चलती हुई उसे ढूंढे जा रही थी। चलते चलते अब वह थक गई थी। ख्वाहिश रोने लगती है उसके बारे में सोचकर। उसे पीछे से किसी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्या आप इसे ढूंढ रही हैं? ख्वाहिश सुनकर पलट कर देखती है। ब्लैक कपड़े पहने कोई इंसान अपने हाथों में उस पपी को लिए खड़ा था। वो आरव था। आरव उसे वहीं ख्वाहिश उसे देखकर खुश हो जाती है। वह पास आकर उस पपी को अपनी गोद में ले लेती है और पपी को उसके लेने के बाद कहती है, शुक्रिया आपका। कहाँ मिला ये आपको? आरव कहता है, ये बस यहीं थोड़ी दूर पर मिला, मुझे सड़क के किनारे। आपको कुछ ढूंढते देखा तो लगा शायद आप इसे ही ढूंढ रही होंगी। ख्वाहिश उसकी तरफ देखती है, कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके चेहरे की तरफ देखने के बाद कुछ नहीं कह पाती। कुछ पल दोनों बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा और सर्द हवाएं चल रही थी। दोनों एक दूसरे में काफ़ी देर तक खोए रहे। पपी की कुकू की आवाज़ से ख्वाहिश का ध्यान आरव से हटता है और वह उस पपी को प्यार से सहलाने लगती है। पपी को लेकर मुड़कर जाने लगती है। पलटकर देखती है, आरव वहीं खड़ा था। वह आरव से कहती है, कुछ कहा आपने? आरव बिना कुछ कहे ना में गर्दन हिला देता है। ख्वाहिश हल्का सा मुस्कुराती है और शुक्रिया कहकर मुड़कर चली जाती है। जाते जाते एक बार, दो बार पलट कर देखती है। दोनों खामोशी से बस एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। ख्वाहिश जब तक अपनी नज़रों से ओझल नहीं हो गई, वह वहीं पे खड़ा हुआ उसे जाता हुआ देख रहा था। आरव अपने मन में कहता है, काश कि तुम मुझे सुन पाती ख्वाहिश, काश कि मैं तुमसे कुछ कह पाता। पहली मुलाकात ख्वाहिश और आरव की आमने सामने। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और आप इस एपिसोड से खुश हो, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने, जिसने मुझे मैसेज किया, मतलब कमेंट, उन्होंने कहा था कि मैं इस स्टोरी को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, थोड़े से लॉन्ग एपिसोड बनाऊं। तो ये एपिसोड उन्हीं को डेडिकेटेड है, क्योंकि उनके लिए मैंने आज इस एपिसोड को एटलीस्ट हाफ एन आवर का बना दिया है। तो थैंक यू। इसी तरीके से मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए, और अगर आपको कुछ कहना है या मेरी स्टोरी के बारे में या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी डिमांड्स पूरी कर सकूँ। चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए टिनी FM जान के।